एपिसोड 7 में हम देखते हैं बोंगवान की बॉडी को। डायरेक्टर हान बोंगवान को कहते हैं, मुश्किल से जिंदा हो और जान अटकी हुई है। जिंदगी कितनी बेकार है ना, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, दफा हो जा हमेशा के लिए। फिर डायरेक्टर हान बोंगवान का ऑक्सीजन मास्क हटा देते हैं, जिससे बोंगवान की धड़कनें रुक जाती हैं। डॉक्टर्स बोंगवान को झटके देने लगते हैं। इधर मिस्टर क्यून की भी नब्ज बंद हो जाती है। राजा जो यूबिन के पास जा रहा था, वो देखता है कि होंगयोन शाही डॉक्टर के साथ जल्दी जल्दी जा रही है। तो राजा को होंगयोन रोते हुए बताती है, महारानी जी। ये सुन राजा बहुत तेज भागता हुआ महारानी के पास जाने लगता है। जब कोर्ट लेडी चोई आकर मिस्टर क्यून को देखती हैं, तो रोकर कहती हैं, महारानी जी आप ऐसा नहीं कर सकती, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अब आपको कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज होश में आ जाइए। और शाही बावर्ची को मारकर कहती हैं, प्लीज कुछ कीजिए। झटकों से बोंगवान की आत्मा बोंगवान की ही बॉडी में आ जाती है, पर वो वेजिटेटिव स्टेट में होता है। बोंगवान कहता है, हॉस्पिटल, मैं वापस आ गया हूँ, मैं आखिर वापस आ गया। मुझे लगा था कि एक लड़की की बॉडी में बंद होकर मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लगता है मैं इतनी देर से बिस्तर पर था कि मेरा शरीर कई टन भारी लग रहा है। सबसे पहले मेरी बैठने में मदद करो। पर कोई भी उसकी बात सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि वेजिटेटिव स्टेट में होने के कारण वो ना ही हिल और ना ही बोल सकता था। ये सब वो सिर्फ सोच रहा था। इधर राजा भी मिस्टर क्यून के पास पहुंच उसे कहता है, महारानी होश में आइए। शाही बावर्ची बताता है, ये खड़ी हुई थी, तभी अचानक बेहोश हो गई और रंग फीका पड़ गया। राजा कहता है, ये बिना कारण तो हो नहीं सकता। कोर्ट लेडी चोई कहती है, जहर, इसका मतलब इन्होंने जहर खा लिया होगा। शाही बावर्ची कहते हैं, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम सभी खाने की चीजों की जांच भी करवाते हैं। और तो और महारानी जी ने यहाँ कुछ खाया भी नहीं, हाँ सिर्फ खाना बनाया था। राजा का दास कहता है, तो फिर मसाले डालते टाइम या खाना चेक करने के लिए इन्होंने जहर चख लिया होगा महाराज। तभी शाही डॉक्टर मिस्टर क्यून का चेकअप करते हैं और राजा को बताते हैं कि इनकी नब्ज बंद हो गई है, इनकी सांस रुक गई है, इस बीमारी में लाश जैसा बन जाते हैं। ये सुन सब बहुत हैरान और परेशान थे। शाही डॉक्टर कहता है, अगर इनकी एनर्जी लौट आई तो ये बच पाएंगी, नहीं तो ये चल बसेंगी। ये सुन राजा शाही डॉक्टर को कहता है, इनको बचाने के लिए क्या करना होगा। शाही डॉक्टर कहता है, एक टॉनिक और विशेष तरह के फूल का रस इनके मुंह में डालना होगा। सबसे पहले इनको यहाँ से लेकर चलें। इधर भविष्य बताने वाली औरत कहती है, हमें महारानी जी की बॉडी से उस प्रेत आत्मा को निकालना ही होगा, इसी टाइम निकालना होगा। महारानी के कमरे के आसपास तिलस्म रखने होंगे और फिर झाड़ फूक कर भगाना होगा। ये काम महारानी के जितना पास हो सके उतना ही अच्छा होगा। फिर हम देखते हैं एक दासी महारानी के बिस्तर के नीचे तिलस्म छुपा देती है और एक कपड़ा चुराकर छोटी राजमाता को दे देती है। एक तिलस्म महारानी के कमरे के पास भी छिपा दिया जाता है। हॉस्पिटल में बोंगवान के पास उसी के साथ काम करने वाले 2 आदमी आते हैं। उनकी बातचीत से बोंगवान को पता चल जाता है कि खाने वाला घोटाला उस डायरेक्टर हान ने किया था। राजा महारानी को उठाकर उनके कमरे में ले आता है। शाही डॉक्टर महारानी का इलाज करते हैं। तभी अचानक से मिस्टर क्यून उठकर शाही डॉक्टर को पकड़कर कहती है, मैं कच्चा चबा जाऊंगी। और राजा को देख कहती है, चोलजोंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर बेहोश हो जाती है। कोर्ट लेडी चोई रोते हुए कहती हैं, महारानी जी, लापरवाही से खाना चखते हुए आपने जहर तक चबा लिया, अब आप फिर से क्या चबाना चाह रही हैं। शाही डॉक्टर कहता है, महारानी अब खतरे से बाहर हैं, बेहोश इसलिए हैं क्योंकि ये पूरी तरह ठीक नहीं हुई, हो सकता है फिर से सीरियस हो जाएं, इसलिए निगरानी रखनी पड़ेगी, आज की रात खतरे से भरी है। इधर यूबिन को पता चल जाता है कि राजा महारानी के कमरे में है, क्योंकि महारानी जी बेहोश हो गई और राजा आज रात उन्हीं के पास रहेंगे। फिर यूबिन छोटी राजमाता के पास जा कहती है, अगर हम कोई चाल चलें तो क्या आप महारानी को अवश्य मिट्टी में मिला सकती हैं। राजा महारानी के पास बैठा पिछली बातें याद कर कहता है, हमने आशा की थी आपको समझने के लिए ज्यादा देर नहीं हुई होगी महारानी। किम्ब्योंग को उस दास से पता चलता है कि राजकुमार ने वैसा ही कपड़ा जला दिया था जैसा उसके पास है। बड़ी राजमाता कहती हैं, अब तो उस यूबिन ने भी छोटी राजमाता के साथ हाथ मिला लिया, सुना है कोई झाड़ फूंक कर रही है। तभी उन्हें रानी की हालत के बारे में भी पता चलता है। मिस्टर क्यून नींद में बड़बड़ा रही होती है, आपको बेटी की बहुत इच्छा थी, तो क्या अब आप खुश हैं।
ये सुन राजा कहता है, जब कोई दर्द में हो तब माँ की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। और वो रानी को सुलाने लगता है और कहता है, महारानी प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए, जैसी हमेशा होती हैं वैसी बन जाइए। आपको नो टच वाला प्रॉमिस भी तो पूरा करना है। आपका बात करने का अजीब और घमंडी तरीका तक हम सब कुछ माफ कर देंगे, प्लीज होश में आ जाइए। जुआगिन किम्ब्योंग को रानी की हालत के बारे में बताकर कहता है, हम छोटी राजमाता और यूबिन पर दोष लगाने वाले हैं। किचन की सिपाही तलाशी करते हैं। छोटी राजमाता और भविष्य बताने वाली का झाड़ फूक जोरों शोरों से चल रहा था। तभी वहां किम्ब्योंग और बड़ी राजमाता आकर कहती हैं, तो फिर छोटी राजमाता, क्या आपने सोचा था कि महारानी को नुकसान पहुंचाने के बाद आप बच पाएंगी? छोटी राजमाता कहती हैं, हम तो राज्य में शांति के लिए पूजा कर रहे थे। तभी वही तिलिस्म दिखा बड़ी राजमाता कहती हैं, महारानी के कमरे के पास ये घटिया चीज मिली है। राज्य की मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाने का पाप, महारानी पर हमले का पाप, पूरे राज्य को संकट में डाल देने का घोर पाप। इतने सारे पापों का आप प्रायश्चित कैसे करेंगी छोटी राजमाता? महारानी को जहर दिया गया है। महारानी जिन चीजों के उपयोग से खाना पकाती हैं उनमें जहर मिला है। फिर हमें पता चलता है कि चोलजोंग से पहले का राजा, जो छोटी राजमाता का बेटा भी था, उसे भी जहर दिया गया था। बड़ी राजमाता दासी और भविष्य बताने वाली को सजा सुनाती हैं और छोटी राजमाता को कहती हैं, आप पूर्व महाराज की मृत्यु में जहर वगैरह का नाम मत लें और बदले में केवल आपको जिंदा छोड़ दिया जाएगा। किम्ब्योंग अपने सिपाहियों के साथ महारानी के कमरे में आकर राजा को कहता है, हम महारानी को लेने आए हैं। महारानी जी पर श्राप डालने की रस्म की जा रही थी छोटी राजमाता और यूबिन के द्वारा। महारानी को जहर दिया गया है। राजा कहता है, यूबिन कभी ऐसा नहीं करेंगी। किम्ब्योंग कहता है, अब से जांच विभाग इसकी जांच करेगा और पूछता है, क्या आप और राजकुमार दोनों ने शाही विवाह के बाद रात में क्या किया था और कहाँ थे? फिर वो महारानी के पास चलने लगता है। राजा कहता है, रुक जाइए इसी वक्त। तभी किम्ब्योंग के सिपाही राजा पर तलवार तान देते हैं। किम्ब्योंग कहता है, प्लीज आप चुप रहिए ताकि सिपाही आपको नुकसान पहुंचाने का अपमानजनक काम न कर सके। ये सुन राजा सिपाही की तलवार छीन किम्ब्योंग की गर्दन पर रख देता है और कहता है, रुक जाओ, ये महाराज का आदेश है, ये हमारी हैं। अगर आपने महारानी को छुआ भी तो हम इस तलवार से आपका सर अलग कर देंगे। और बाकी सिपाहियों को कहता है, क्या तुम लोग हमें देख रहे हो? हम एक देश के राजा हैं। तुम किसके सिपाही हो? तुम सब हमारे सिपाही हो। सब लोग तलवार नीचे रखते हैं। तभी सब सिपाही तलवार नीचे कर लेते हैं। इतने में राजकुमार भी अपने सिपाहियों को लेकर आ जाता है और किम्ब्योंग से कहता है, ये कैसी गद्दारी है? इसी टाइम पीछे हट जाइए अगर आप महारानी के कमरे में ऐसा पाप करने के लिए खून बहा हुआ नहीं देखना चाहते। राजा किम्ब्योंग से कहता है, हमने इसकी जांच का आदेश नहीं दिया तो जांच विभाग इस टाइम किसके आदेश पर जांच कर रहा है? पहले हम इस घटना की जांच करेंगे ताकि कोई निर्दोष फिर से दोषी न ठहरा दिया जाए। किम्ब्योंग कहता है, हर बार महारानी जी ही सबसे ज्यादा निर्दोष होती हैं। हमने आपसे कहा था कि अगर आपने महारानी को दुखी किया तो आप भी दुखी हो जाएंगे। पहले हमने धमकी नहीं दी थी लेकिन अब देते हैं। राजा कहता है, आप महारानी के भाई नहीं हैं, वैसे इनकी खुशी और गम के जिम्मेदार आप नहीं हम हैं। महारानी को उनके मायके घर ले जाया जाएगा। फिर राजा महारानी को पालकी में लिटाकर कहता है, हम आपको केला भेजने के लिए माफी चाहते हैं और सिपाहियों से कहता है, इनके मायके पहुंचने तक पूरी सावधानी रखें। तभी हम होंग को देखते हैं जो केला बड़बड़ा रहा होता है। हमारे सिवाय शायद इस महल में सभी मजे से लाइफ जी रहे हैं। हमें किस बात की खुशी? लगता है किम हुआन के आने का टाइम हो गया है। तभी किम हुआन एक लड़के के साथ आता है और होंग को बताता है, ये मेरा नया दोस्त बना है। ये सुन होंग को जलन होती है तो वो कहता है, क्या आपको नए दोस्त इतनी आसानी से मिल जाते हैं? क्या हम आपके केवल एक आम दोस्त हैं और हमारी दोस्ती भी आम है? किम हुआन ये सुन हैरान होता है। होंग जाता जाता भी किम हुआन और उस लड़के को अलग अलग कर जाता है। किम हुआन अकेले रास्ते पर चल रहा होता है और कहता है, यहाँ कोई भी क्यों नहीं है? क्या सब मुझे छोड़कर कुछ दिलचस्प नजारा देखने गए हैं? आजकल हम इतना अकेले क्यों महसूस करने लगे हैं? तभी वो रास्ते में एक आदमी को गलती से अपना दोस्त समझ लेता है। जैसे ही किम हुआन जाने लगता है वो आदमी कहता है, दोस्त तो नहीं लेकिन मेरे पास एक अच्छी चीज है। और किम हुआन को जबरदस्ती
देकर कहता है, इसे छुपा लो। कुछ सिपाही आकर उस आदमी को घटिया चीजें बेचने के लिए पकड़ने लगते हैं, तो वो किम हुआन को भी फंसवा देता है और सिपाही उस आदमी के साथ किम हुआन को भी पकड़ कर ले जाते हैं। राजा यूबिन को कहता है, हालात ऐसे हैं, इसलिए आपके लिए छोटी राजमाता से दूरी बनाए रखना ही समझदारी है, और बताता है कि महारानी महल में काफी परेशान रहती थी और वो बेहोशी में अपनी माँ को याद कर रही थी, इसलिए हमने उन्हें मायके भेज दिया। मायके में किम ब्योंग मिस्टर क्यून के पास बैठा कहता है, अब आप यहाँ आ गई हैं तो ऐसा लगता है जैसे पुराना टाइम वापस लौट आया है, और राजा की बात याद कर कहता है, आपको हमारा होना चाहिए था और हमें आपका होना चाहिए था। और फिर मिस्टर क्यून को किस करने के लिए पास जाता है, पर रुक जाता है और वहां से चला जाता है। किम हुआन को कैद कर रखा होता है। वो सिपाहियों से कहता है, आप जानते हैं हम कौन हैं? हम जांच विभाग में मंत्री बनने वाले हैं। इतना चमकता चेहरा और कौशल देखकर भी आपको पता नहीं चल रहा? हम अन्याय सहन नहीं कर सकते। बड़ी राजमाता ज्वागिन से कहती हैं, उस तालाब वाली दुर्घटना के बाद से महारानी की तबीयत ठीक नहीं रहती, कितनी कमजोर हैं। अगर यूइबिन ने युवराज को पहले जन्म दे दिया तो छोटी राजमाता हमसे ताकतवर हो जाएंगी। तो ज्वागिन कहता है, आप चिंता न करें, हमारे पास एक और प्लान है। महारानी के चुनाव में 2 और उम्मीदवार सफल हुए थे, हमने उन दोनों की शादी नहीं होने दी। ज्वागिन बताता है, हमने महाराज को गद्दी केवल एक ही कारण से दी है, ताकि आपको वो दुखद चुनाव न करना पड़े जो पूर्व महाराज के साथ करना पड़ा था। बड़ी राजमाता कहती हैं, सही कहा, वो सब बहुत दुखद था। इस देश के लिए लड़ते हुए हमें हमारे हाथ अपने ही पोते के खून में रंगने पड़े, इसलिए अगर कोई अब इस स्थिति को नष्ट करने का प्रयास करेगा तो हम उसे माफ नहीं कर पाएंगे। किम हुआन, जिसे अब आजाद कर दिया गया था, वो बाहर आकर देखता है कि होंग खड़ा है। होंग को देख किम हुआन हंस पड़ता है। फिर वो दोनों हंसते हंसते जाने लगते हैं। रास्ते में होंग युन उन्हें देख लेती है और वो छुप छुप कर होंग को देखती है। मिस्टर की उनकी आंखें खुलती है और वो कहती है, ये कहाँ हैं हम? और कहती है, अरे वो नहीं है, इसका मतलब हम जोसन काल में ही हैं। फिर वो उठ के इधर उधर देखती है कि पूरा कमरा सोने की चीजों से सजा हुआ है और हैरान होके कहती है, सुनहरा राज्य, यानी अब कोई और जगह? तभी होंगयोन आती है। उसे देख मिस्टर क्यून कहती है, अरे मैं ये सोचकर डर गई थी, फिर से टाइम ट्रैवल कर बैठी हूँ, लेकिन ये सिर्फ तुम हो। होंगयोन रोते हुए बताती है, आपकी सांसें रुक गई थी जैसे किसी लाश की तरह। मिस्टर क्यून कहती है, इसका मतलब मैं यहाँ भी वेजिटेटिव स्टेट में थी। जब मिस्टर क्यून को पता चलता है कि वो मायके में है तो वो कहती हैं, मतलब कि मैं जिससे नहीं मिलना चाहती थी अब उसी से मिलना ही पड़ेगा। तभी महारानी के पिता मुंग्युन आकर कहते हैं, महारानी आप ठीक तो है ना? सांस तो ले पा रही हैं? आपको क्या चाहिए? क्या हम डॉक्टर को बुलाएं? मिस्टर क्यून कहती है, पिताजी मुझे लगता है आपकी सांसें थमने वाली हैं, और उन्हें दवाई पिला देती हैं। फिर मुंगुन कहता है, हम बहुत चिंता में थे कि रात भर सो भी नहीं पाए, हम कुछ खा ही नहीं पाए क्योंकि मुंह सूखा लग रहा था, और जब बैठकर उठते हैं तो सर घूमता था। मिस्टर क्यून कहती है, आपको सदमा हुआ होगा, आप अच्छे से आराम करिए, आशा है कि आप जल्दी ठीक महसूस करेंगे। जब मुनगुन मिस्टर क्यून को झुककर प्रणाम करने लगता है तो मिस्टर क्यून कहती है, जोसन में सब मुझे इतने अजीब से प्रणाम करते हैं, जब तक मैं यहाँ हूँ प्लीज मुझसे महारानी की बजाय अपनी बेटी सोयंग की तरह पेश आइए। मुनगुन कहता है, ठीक है, हमने बाकी सब भी तैयार करवा दिया है, हमेशा की तरह सबसे उत्तम। तभी हम डॉक्टर्स की एक लंबी सी लाइन देखते हैं जो एक एक कर महारानी का चेकअप करने आते हैं। जब एक चेकअप कर लेता है तो होंगयोन दरवाजा खोल कहती है, अगले डॉक्टर आइए। मिस्टर क्यून कहती है, बढ़िया डॉक्टर, जो उधर नजर नहीं आ रहे थे यहाँ भर भर कर हैं। फिर इतना सारा खाना टेबल पर रखा देख मिस्टर क्यून होंगयोन से पूछती है, क्या कोई और भी आने वाला है? होंगयोन कहती है, जी नहीं। फिर होंगयोन मिस्टर क्यून को मेकअप करवाने के लिए लेकर आती है। ये देख मिस्टर क्यून भागने लगती है, पर होंगयोन उसे पकड़कर कहती है, ये जोसन की सबसे अच्छा मेकअप करने वाली हैं। मिस्टर क्यून कहती है, मैं पैदाइशी सुंदरी हूँ तो मुझ पर इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। मुनगुन किम ब्योंग को बताता है, मेरे बहुत सारे गोदाम हैं और उनमें कभी कभी चोरी भी हो जाया करती है। किम ब्योंग वही कपड़े का टुकड़ा दिखा पूछता है, क्या इस बात का पता लगाया जा सकता है कि ये कपड़ा उनमें था या नहीं? मुनगुन मना कर कहता है, बहुत सी चीजें थीं
और ऐसी लिस्ट रखना हानिकारक हो सकता है। मेकअप होने के बाद मिस्टर क्यून अपने आप को शीशे में देख कहती है, बार्बी डॉल। वो वहां रखी किताब उठाकर कहती है, ये किसकी है, जैसे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। तो होंगयोन कहती है, आपको किताबें पढ़ने का शौक था। तो मिस्टर क्यून कहती है, पढ़ना किसे पसंद होता है। फिर वो हैरान होकर कहती है, पिताजी को खुश करने के लिए पढ़ाई की होगी, क्योंकि माँ की मृत्यु का कारण बन गई थी। तो मैंने जरूर सोचा होगा कि कम से कम किसी काम तो आऊं। शायद इसलिए हर साल अपने जन्मदिन पर पढ़ती रहती थी। मेरा जन्मदिन मेरी माँ की बरसी भी है। मुझे हमेशा तकलीफ होती है। और फिर कहती है, ऐसी बातें दिमाग में कैसे आ रही हैं। होंगयोन कहती है, महारानी जी, आखिर आपकी याददाश्त वापस लौट आई। मिस्टर क्यून हैरान हो कहती है, ये क्या, ये यादें जो मेरी लगती हैं लेकिन मेरी नहीं हैं। फिर हम राजा को देखते हैं जो एक किताब पढ़ता है। यहाँ हमें महल के मंत्रियों के बारे में पता चलता है। किम चोंग वर्तमान रक्षा मंत्री, जो सेना भ्रष्टाचारी भी है। किम सोग सभासद मंत्री, खजाना विभाग को संभालते हुए इन्होंने चोरी की और फसलों के कर के भी भ्रष्टाचारी हैं। किम बोंग हक मुख्य सभा मंत्री, इन्होंने अवैध जमीन पर कब्जा कर रखा है, ये संपत्ति करके भ्रष्टाचारी हैं। म्यूनगुन महारानी के पिताजी यानी हमारे ससुर जी, फसलों से लेकर सैनिक कर तक ऐसा कोई मसला नहीं जिसमें इनका हाथ ना हो। जुआगिन अभ्यास मंत्री, सत्ता का लालची, इन्होंने ही सारे भ्रष्टाचार की नींव रखी है। महल के अंदर सबने कोई ना कोई बात छिपा रखी है, ऐसा सच जो झूठ के लिबास में छिपा हुआ है, ऐसी बात जो ना दिखाई देनी चाहिए और ना ही सुनाई, एक ऐसा राज जो सही टाइम आने का इंतजार कर रहा है। गहरे छिपे राज को गुप्त रखने के लिए सब मुखौटे पहने जी रहे हैं। फिर हम ह्वाजिन यानी यूइबिन को देखते हैं, जो एक किताब को देख रही थी जिस पर लिखा हुआ मिटाकर ह्वाजिन लिखा गया था। फिर हम राजा को देखते हैं जो सोचता है, सच का छुपे रहना हमेशा के लिए नहीं है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करती हूँ। और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना।